Hello students, this is Advocate Neeraj Gupta. In this video, we will study Analytical School of Law में जो थ्योरी दी हंस कैल्सन ने, इसका नाम उन्होंने दिया प्योर थ्योरी ऑफ लॉ। देखो वैसे तो पॉजिटिव लॉ भी नाम था इसका, है ना, एनालिटिकल स्कूल भी है। प्योर थ्योरी में इन्होंने कह दिया भाई मेरा लॉ तो बिल्कुल साइंटिफिक है। ऑब्वियसली ये भी क्योंकि एनालिटिकल स्कूल है तो स्टेट लॉ की ही बात करता है, ये भी सॉवरेन की कमांड और सैंक्शंस की बात करता है, उसमें कोई फर्क नहीं। बट इसने कह दिया मेरी थ्योरी बिल्कुल लॉ बेस्ड है और लॉ प्योर लॉ है, कमांड ऑफ द सॉवरेन। उसमें ना कहीं पॉलिटिक्स है, ना कहीं मोरालिटी है, ना कहीं पॉलिटिकल साइंस है, ना इकोनॉमिक्स है, ना रिलीजन है, ना कुछ है, एकदम प्योर थ्योरी ऑफ लॉ है। चलो दूसरा इसमें क्या कंसेप्ट दिया इन्होंने? दूसरा कंसेप्ट दिया इन्होंने, बात की ग्रुंड नॉर्म की। सुनने में समझ नहीं आएगी ये, जब मैं आगे चल के दोबारा इसको रिपीट करूंगा तब पूरी तरह से पकड़ में आएगा, और ये एग्जाम में आता है। ग्रुंड नॉर्म, हंस कैल्सन। ग्रुंड नॉर्म क्या है? मैं पहले एक डोमेस्टिक एग्जांपल लूंगा कि भाई हमारे घर में हमारे दादाजी जो हैं वो सबसे बड़े हैं, हमारे पिताजी से भी बड़े हैं। पिताजी जो कहेंगे पूरे घर में वही होगा, लेकिन पिताजी से भी बड़े हैं दादाजी। ऐसे ही एक कंट्री के अंदर सबसे बड़ा है कॉन्स्टिट्यूशन, बट कॉन्स्टिट्यूशन से बड़ी है ये बात कि कॉन्स्टिट्यूशन सबसे बड़ा है, एवरीवन शुड फॉलो द कॉन्स्टिट्यूशन। ये कंसेप्ट जो कहीं लिखा नहीं है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन ही सबसे सुप्रीम है। अब ये बात तो कहीं लिखी नहीं है, लेकिन फिर भी कॉन्स्टिट्यूशन को सबने ऑबे करना है, कॉन्स्टिट्यूशन सबसे बड़ा है, बस यहीं पर आकर कहानी खत्म हो जाती है। इसका नाम हंस कैल्सन ने दिया ग्रुंड नॉर्म। 99% आप सोचोगे सर नहीं समझ में आया, मैं दोबारा बोलता हूं। कॉन्स्टिट्यूशन सबसे बड़ा है, इंडिया की बात कर लेते हैं, फिलहाल इंटरनेशनल लॉ छोड़ देते हैं। इंडिया में तो कॉन्स्टिट्यूशन सबसे बड़ा है। अब इनकम टैक्स एक्ट, इनकम टैक्स में सबसे बड़ा है। जीएसटी एक्ट, जीएसटी में सबसे बड़ा है। क्राइम के मामले में बीएनएस सबसे बड़ा है। मैरिजेस के मामले में हिंदूज की हिंदू मैरिज एक्ट, वो सबसे बड़ा है। बट इन सबका भी तो कोई पिताजी है। इन सारे एक्ट की पावर कहां से आई? कॉन्स्टिट्यूशन से। तो कॉन्स्टिट्यूशन सबसे बड़ा है, लेकिन ये बात कहीं लिखी नहीं है कि कॉन्स्टिट्यूशन ही सबसे बड़ा। ये एक कंसेप्ट है कि इंडिया में सारे लॉ अपनी पावर कॉन्स्टिट्यूशन से लेते हैं, और कॉन्स्टिट्यूशन को पावरफुल बना रहा है एक कंसेप्ट जो कहीं लिखा नहीं है, बट ये कंसेप्ट है कि कॉन्स्टिट्यूशन इज द सुप्रीम और हर कोई उसको फॉलो करेगा। ये बात है ग्रुंड नॉर्म। नॉर्म का मतलब रूल, नॉर्म का मतलब कंसेप्ट, बेसिक कंसेप्ट, मूलभूत सिद्धांत हिंदी में। इसी पर सब कुछ आधारित है, ऐसा बोला हंस कैल्सन ने अपनी प्योर थ्योरी ऑफ लॉ में। चलो इसको पढ़ते भी हैं। पुरानी बात है, हंस कैल्सन जी 1973 में दुनिया से सिधार चुके हैं, लेकिन फिर भी बहुत पुराने नहीं हैं। इन्होंने क्या किया, इसको अपनी स्टडी को बोला कि स्टडी ऑफ लॉ जो है वो क्या है, कंप्लीटली साइंटिफिक है। The study of law is completely scientific and it's free from political, moral, social, religious, ethical consideration. हर चीज से इन्होंने अपने आप को दूर कर लिया। इन्होंने बोला मेरे को तो सिर्फ साइंटिफिक वे में पढ़ना है, कानून जैसा है वैसा पढ़ना है, क्या होना चाहिए उसको छोड़ो। यही बात तो एनालिटिकल स्कूल बोलता है। चलो अब इन्होंने मोरालिटी को भी छोड़ दिया। अगर हम कैल्सन के हिसाब से डेफिनेशन लें तो लॉ इज ए सिस्टम ऑफ नॉर्म्स। नॉर्म्स माने रूल्स, प्रिंसिपल्स, सिद्धांत, ठीक है। और ये क्या कर रहे हैं? ये रेगुलेट कर रहे हैं ह्यूमन कंडक्ट को, इंसान कैसे जिएगा, क्या करेगा, क्या नहीं करेगा। इन्होंने कहा a legal norm derives its validity from another higher norm forming a hierarchical structure। ये लाइन मैं और डिटेल में समझाऊंगा, थोड़ा शांति से समझनी है। a legal norm समझ लो कि कोई भी रूल, derives its validity, its power, कहां से? from higher norm, बिल्कुल ठीक है। a hierarchical structure। अब हिरार्किकल जो स्ट्रक्चर है, हिरार्किकल स्ट्रक्चर जो है, ये कंपनियों में भी होता है। सबसे ऊपर मैनेजिंग डायरेक्टर, उसके नीचे असिस्टेंट डायरेक्टर, उसके नीचे जनरल मैनेजर, उसके नीचे मैनेजर, फिर उसके नीचे असिस्टेंट मैनेजर। हर बंदा कुछ ना कुछ अपना काम कर रहा है और उसको पावर कहां से आ रही है? उसके सुपीरियर से आ रही है। दैट इज द कंसेप्ट। ऐसे हमारे इंडिया में सबसे सुपीरियर हो गया कॉन्स्टिट्यूशन, उसके नीचे आ गए वेरियस एक्ट, एक्ट के नीचे भी और बहुत सारे रूल्स, सर्कुलर, बहुत सारी चीजें होती हैं। तो
हर जगह रूल्स हैं और रूल्स के ऊपर एक सुपीरियर रूल है, फिर उस सुपीरियर रूल के ऊपर भी एक अल्टीमेट सुपीरियर रूल है। ऐसे समझ लो जैसे स्टेट लेवल पर या स्ट्रीट लेवल पर, सिटी लेवल पर कुछ रूल्स हैं, उनके ऊपर है मेन नेशनल लेवल का एक्ट और उनके ऊपर है कॉन्स्टिट्यूशन। हाँ, वो बात अलग है कि हमारी कैल्सन की थ्योरी में कॉन्स्टिट्यूशन से भी ऊपर ये कंसेप्ट है कि कॉन्स्टिट्यूशन सबसे ऊपर है। अदरवाइज आप बोलोगे सर बात तो एक ही, हाँ एक ही बात है। वैसे भी जो ग्रुंड नॉर्म है, जिसकी मैं बार बार ग्रुंड नॉर्म बोल रहा हूँ, वो कहीं लिखा हुआ नहीं है, वो एक यू कैन से एक कंसेप्ट है बस। सो अगर हम बात करते हैं कैल्सन की थ्योरी के मेन फीचर्स की, तो इसमें ये इसने कहा कि ये नॉर्मेटिव साइंस है। नॉर्मेटिव साइंस का क्या मतलब हुआ, ये इस सेंस में यूज कर रहा है कि लोगों को कैसे बिहेव करना है। इसमें हमारे पास है रूल्स ऑफ कंडक्ट, बिकॉज द लॉ लेज डाउन द रूल्स ऑफ कंडक्ट, कौन कब कहां कैसे बिहेव करेगा, ये बातें जो है कैल्सन की थ्योरी में है। और इसने लॉ और मोरालिटी को अलग कर दिया। ये मैं नहीं पढ़ा रहा क्योंकि ये पूरी थ्योरी में 50 बार आ गया कि मोरालिटी को हम नहीं लेना चाह रहे। हिरार्की होगी नॉर्म्स की, ये मैंने अभी 2 मिनट पहले आपको अच्छे से बता दी। अब हम पहुंचते हैं अपने मेन कंसेप्ट पर, जो कि इस थ्योरी का मेन कंसेप्ट है, और वो है ग्रुंड नॉर्म। ग्रुंड नॉर्म मैंने आपको क्या समझाया, ये है एक अज्यूम्ड फंडामेंटल रूल। अज्यूम्ड किस सेंस में, ये कहीं लिखा हुआ नहीं है। ये कह रहा है इट्स नॉट रिटन एनीवेयर, ये कहीं लिखा हुआ नहीं मिलेगा अपने को। ये ग्रुंड नॉर्म का मतलब है बेसिक नॉर्म, बेसिक रूल, मूलभूत सिद्धांत, अवधारणा। हंस कैल्सन इसने कहा कि ये सबसे ऊपर है। सपोज अ कंट्री, सपोज इंडिया हैज ए कॉन्स्टिट्यूशन। अब ट्रैफिक लॉ वैलिड है क्योंकि पार्लियामेंट ने इसको पास किया, बट पार्लियामेंट को पावर कहां से आई, कॉन्स्टिट्यूशन से आई। और कॉन्स्टिट्यूशन क्यों वैलिड है, क्योंकि एक बेसिक नॉर्म है क्या, कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑट टू बी फॉलोड। इंडिया में हर कोई कॉन्स्टिट्यूशन को ऑबे करेगा, कॉन्स्टिट्यूशन से ऊपर कुछ नहीं है। ये कंसेप्ट ग्रुंड नॉर्म है, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, ये कहीं लिखा हुआ नहीं है, ये इसकी कोई डेफिनेशन नहीं है, ये सिर्फ कैल्सन का एक कंसेप्ट है जिसने ये प्रूव करने की कोशिश की कि ग्रुंड नॉर्म एक सिद्धांत है। जैसे मैंने कहा फैमिली में जो हमारे ग्रैंडफादर कहेंगे वही सब कुछ है। बाय द वे किसी फैमिली में ग्रैंडफादर ना हो तो फादर हो सकते हैं। तो ये कंसेप्ट है कि जो मेल मेंबर हाईएस्ट होगा, यूजली मेल, डोंट माइंड अगर कोई दादी जी घर को चला रही हो, आई जस्ट मीन टू से यूजली पुरानी हिंदू फैमिलीज में जो सीनियर मोस्ट मेंबर ऑफ द फैमिली होता था सब उसकी सुनते थे। तो ये कंसेप्ट है, मूलभूत सिद्धांत है। भाई उसने अगर कोई बात कही तो सही गलत चलो देखी जाएगी पहले, लेकिन उसको फॉलो तो करना है। तो ऐसे ही इंडिया में, मैं ये तो कह ही नहीं रहा कि कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ गलत लिखा, लेकिन मैं उस पर जा ही नहीं रहा। मैं फिलहाल ये कह रहा हूं कि जो कुछ कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा वो फाइनल है, बस बात खत्म। ये कंसेप्ट, ये सोच, ये थियरी, ये प्रिंसिपल, ये रूल ग्रुंड नॉर्म है। आई होप मैंने आपको समझाया। बाकी सिस्टम ऑफ सैंक्शंस है, ये पहले हम पढ़ चुके। डायनेमिक थ्योरी है, वो ठीक है, डायनेमिक तो है ना, जैसे जैसे दुनिया में चेंजेस आएंगे, न्यू नॉर्म्स कंटिन्यूसली आएंगे, तो है ही ना। अब आप सोच के देखो, आईपीसी इतना पुराना था फिर भी नया बीएनएस लाए ना। अब साइबर लॉ से रिलेटेड आ रहा है सारा, वीमेन क्राइम इतने बढ़ रहे हैं, उससे रिलेटेड नए नए रूल्स आ रहते हैं, चाइल्ड ट्रैफिकिंग एंड अदर थिंग्स हैं, उससे रिलेटेड नए नए नॉर्म्स आते रहते हैं। तो ऑब्वियसली न्यू नॉर्म्स तो आएंगे ही आएंगे, यानी न्यू लॉ, न्यू रूल्स तो खैर आएंगे ही आएंगे। रिजेक्शन ऑफ नेचुरल लॉ, हाँ ये भाई लोग जितने भी एनालिटिकल वाले, इन्होंने नेचुरल लॉ को तो, मोरालिटी वगैरह को तो हटा दिया कि हट जाओ रास्ते से। सो इन्होंने क्या किया, मेरिट्स ऑफ कैल्सन थ्योरी, लीगल साइंस को साइंटिफिक बनाया, सिस्टमैटिक बनाया, लॉ और मोरालिटी में फर्क पैदा किया, बोला नहीं लॉ को लेके चलो, मोरालिटी को एज सच सेकंड स्टेज दे दो। स्ट्रक्चर बनाया लीगल सिस्टम का, एक नॉर्म उसके ऊपर, अगर ऊपर से बढ़ोगे तो उसके नीचे, और कंसेप्ट ऑफ ग्रुंड नॉर्म इन्होंने दिया, और लीगल लॉ, लीगल इश्यूज को इन्होंने अलग अलग किया। इतना कुछ होने के बाद भी ग्रुंड नॉर्म हाइपोथेटिकल है तो हाइपोथेटिकल, लिखा हुआ तो कॉन्स्टिट्यूशन ही है, और ये तो अज्यूम्ड है ही कि कॉन्स्टिट्यूशन ही सुप्रीम है। वैसे मेरे को फ्रैंकली ग्रुंड नॉर्म का कंसेप्ट ठीक लगता है कि हाँ भाई एक कंसेप्ट तो है ही ना कि इंडिया में भी कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम है, ये तो हर कोई मानता ही है, तो ठीक है। बट हाँ ये कहीं लिखा हुआ नहीं है, बस दैट वे आप कह सकते हो कि इमेजिनरी है और इट इज ओनली अज्यूम्ड, ठीक है मान लो। मोरालिटी इग्नोर कर रहा है, कहीं ना कहीं आप लॉ को मोरालिटी से पूरी तरह से सेपरेट नहीं कर सकते, बट ये सब क्रिटिसिज्म हम पहले भी पढ़ चुके हैं। सोशल फैक्टर्स को इग्नोर किया, हम पहले पढ़ चुके हैं।
बहुत ज्यादा फॉर्मलिज्म कर दिया, मतलब बहुत फॉर्मल वे में ले लिया, प्रैक्टिकल जो लाइफ है उसको बिल्कुल इग्नोर करके चल रहे हैं। साइंस थोड़ा सा ना प्रैक्टिकल से अलग ही चलती है, साइंस ना रूल बेस्ड हो जाती है, एकदम वाटर टाइट कंपार्टमेंट हो जाता है साइंस। तो यहाँ पर ये एकदम टू टेक्निकल एंड फॉर्मल हो गए, वो तो ठीक है, वो तो जब साइंस अगर कर दिया तो होगा ही होगा। और इन्होंने ये भी माना क्रिटिसिज्म में कि लॉ कैन नेवर बी प्योर। इन्होंने कहा ऐसे कैसे हो जाएगा, पॉलिटिक्स, इकोनॉमिक्स, एथिक्स, इस सोसाइटी, इन सबको इग्नोर कर दोगे कानून में, जबकि पॉलिटिक्स के बेसिस पर तो पता नहीं कितने कानून बनते हैं। तो आप ये नहीं कह सकते कि लॉ इज प्योर एंड इट इज नेवर अफेक्टेड बाय पॉलिटिक्स, या देश की इकोनॉमी कैसी चल रही है उसका कानून पर कोई इंपैक्ट नहीं होगा, ऐसे कैसे हो जाएगा भाई। और फिर मॉरल वैल्यूज, सोसाइटी की क्या कंडीशन है, सोसाइटी में लोग किस तरह से सोच रहे हैं, व्हाट आर द न्यू इनोवेशंस इन द सोसाइटी, ये सब चीजें कानून को इन्फ्लुएंस तो करती हैं। बट ये कहना है कि लॉ इज प्योर, इन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता, थोड़ा मुश्किल है। यहां पर भी ग्रुन नॉर्म के हिसाब से इन्होंने कहा कि अगर मान लेते हैं कि कोई रिवोल्यूशन आ गई, बिल्कुल देश बदल दिया, है ना, आज जिस तरह से चल रहा है देश, कल को मान लेते हैं पूरी तरह से कैपिटलिस्ट हो जाए या पूरी तरह से सोशलिस्ट हो जाए, उस वक्त क्या होगा, ग्रुन नॉर्म नया कहां से आएगा। आज तो देश चल रहा है आराम से, मैं इंडिया की ही बात कर रहा हूं, आज तो सबको पता है कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम है, मान के चलो कभी 10, 20, 50, 100 करोड़ लोग इकट्ठा हो गए, बिल्कुल ही कुछ हिला दे देश को, तो उस वक्त ग्रुन नॉर्म का क्या होगा। आज तो कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम है, क्या उस वक्त भी होगा, क्या नया कॉन्स्टिट्यूशन आएगा, क्या होगा, आज तो कोई इमेजिन भी नहीं कर सकता, क्योंकि ऐसी कोई सिचुएशन ही नहीं है। तो ये भी एक क्रिटिसिज्म का पॉइंट दे दिया इन्होंने। और इन्होंने कहा कि ओवर एम्फेसिस दे दिया वैलिडिटी पर, ही कंसंट्रेटेड ऑन लीगल वैलिडिटी रादर देन इफेक्टिवनेस, कि भाई कानून जो है उसको मानना पड़ेगा, नहीं तो सैंक्शंस। बोले इफेक्टिव भी तो देख लो, अगर आपने एक लॉ बनाया, ठीक है ना, और वो फेयर नहीं है, उसका सोशल इंपैक्ट नेगेटिव है, तो क्या उसको फिर भी इंप्लीमेंट करोगे। बट ये तो एनालिटिकल स्कूल की गलती है ही है कि वो फेयरनेस, जस्टिस और 10 बातों को तो बिल्कुल इग्नोर ही करके चलता है, वो तो प्रॉब्लम इनकी है ही है। सो आई होप कि ये आपको प्योर थ्योरी ऑफ लॉ बाय हंस कार्लसन क्लियर हुई होगी। फिर भी कोई डाउट है तो आप इन नंबर्स पर व्हाट्सएप कर सकते हैं, और जिस बुक से मैं पढ़ाता हूँ उसको खरीदने के लिए भी कनेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।